हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत विश्व की नदियों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। नदियों को सभ्यता का पालना एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता? तो नदियों को। और किस महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता? तो एशिया महाद्वीप को। आगे है, यहाँ की दजला फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ था। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी घाटी में जन्मी? तो इसका उत्तर है दजला फरात नदी घाटी में। और वहीं हड़प्पा सभ्यता का जन्म किस नदी घाटी क्षेत्र में हुआ? तो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में। आगे है, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यांगटीसी नदी। यह कहाँ है? तो यह चीन में है, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। यह चीन में प्रवाहित होती है और किस महासागर में गिरती? तो यह प्रशांत महासागर में गिरती है। फिर से एक बार, एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी। यह कहाँ बहती? तो यह चीन में बहती है और यह चीन से प्रवाहित होकर कहाँ गिरती? तो प्रशांत महासागर में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। अर्थात एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 6300 किलोमीटर। आगे है मेकांग नदी। मेकांग नदी 4763 किलोमीटर तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर चीन के यूननान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती है। याद रखेंगे कि मेकांग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह है तिब्बत के पठार पर। यह किन किन देशों से होकर प्रवाहित होती है? तो यह चीन के यूनान प्रांत से, म्यांमार से, लाओस से, थाईलैंड से, कंबोडिया से और वियतनाम से। यह दक्षिण चीन सागर में गिरती है। जिस प्रकार यांगटीसी नदी प्रशांत महासागर में अंत में जाकर गिरती थी, वहीं मेकांग नदी जो है यह कहाँ गिरती? तिब्बत के पठार से उद्गमित होती है और चीन सागर में गिरती है। आगे है साल्विन नदी। साल्विन नदी तिब्बत से निकलकर म्यांमार होते हुए एवं म्यांमार तथा थाईलैंड के मध्य सीमा बनाते हुए 2400 किलोमीटर की दूरी तय करके अंडमान सागर के मर्तबान की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखेंगे कि साल्वी नदी का उद्गम कहाँ है? तो यह तिब्बत में निकलती है और कहाँ गिरती है? तो अंडमान सागर के मर्तबान की खाड़ी में। इसकी कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर। यह म्यांमार और थाईलैंड के मध्य सीमा रेखा भी बनाती है। तो इसे याद रखेंगे कि साल्विन नदी जो है किन दो देशों के बीच सीमा बनाती? तो म्यांमार और थाईलैंड के बीच। नेक्स्ट है आमुर नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो आमुर नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह चीन एवं रूस की सीमा बनाती है। आमुर नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती? तो चीन और रूस के बीच। यह
कहाँ गिरती है? तो यह प्रशांत महासागर में गिरती है, ततारी की खाड़ी में। याद रखेंगे कि आमूर नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। यह चीन एवं रूस के बीच सीमा बनाती और यह प्रशांत महासागर में गिरती है। नेक्स्ट है सिंधु नदी। सिंधु नदी पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और काबुल आदि नदियों का जल इसमें मिलता है। याद रखेंगे कि सिंधु नदी कहाँ है? तो यह पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। यह नदी कहाँ गिरती? तो यह अरब सागर में गिरती है, लेकिन अरब सागर में गिरने से पहले इसमें काफ़ी नदियाँ आकर मिलती है। उनके नाम हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और काबुल। आगे है सिंधु व उसकी सहायक नदियों से बहुत सी नहरें निकाली गई है, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहा गया है? तो पाकिस्तान को। क्यों? इसका कारण बताएं तो आप बताएंगे कि सिंधु व उसकी सहायक नदियों से बहुत सी नहरें निकाली गई है, जिस कारण पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। आगे है इरावदी नदी। इरावदी को म्यांमार की जीवन धारा भी कहा जाता है। तो इससे भी एक प्रश्न निकलता कि म्यांमार की जीवन धारा किसे कहा जाता? तो इरावदी नदी को। म्यांमार की जीवन धारा किसे कहा जाता? तो इरावदी नदी को। चीन के उत्तर में बहने वाली हुआंगो के जल में पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण इसे पीली नदी भी कहा जाता है। आगे है चीन में एक और नदी बहती है, वह है हुआंगहो। इसे पीली नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जल में पीली मुलायम मिट्टी बहती है, जिस कारण इसका रंग पीला प्रतीत होता है, जिस कारण इसे पीली नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका का दक्षिण मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है, जो समुद्र तल से 1500 मीटर से अधिक ऊंचा है। इस ऊंचे भूभाग में तटीय मैदानों की ओर क्रमशः ऊंचाई कम होती जाती है। यह मैदान पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में संकरा और उत्तर में सबसे अधिक चौड़ा है। यहाँ की नदियाँ साधारणतया छोटी होती है, अर्थात श्रीलंका की नदियाँ जो है साधारणतः छोटी होती है, जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरीय रूप में बहती है। आगे है महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो महावेली गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 335 किलोमीटर। आगे है जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महावेली गंगा किस ओर बहती? तो यह उत्तर पूर्व की ओर बहती है और कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। आगे है टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी पूर्वी तुर्की में स्थित टॉरस पर्वत से निकलती है। टिग्रिस नदी किस पर्वत से निकलती है? तो यह टॉरस पर्वत से निकलती है। यह कहाँ स्थित है? तो यह पूर्वी तुर्की में स्थित है। यह नदी तुर्की सीरिया से बहती हुई इराक में यूफ्रेटस नदी से मिलकर इराक के दक्षिण भाग पर स्थित बसरा के पास फारस की खाड़ी में मिल जाती है। अर्थात टिग्रिस नदी कहाँ गिरती? तो यह फारस की खाड़ी में गिरती है। आगे है सरदरिया और
अमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती है। तो याद रखेंगे कि सर दरिया और अमू दरिया कहाँ गिरती, तो अरल सागर में। आगे है आमूर, लीना और ओब नदियाँ रूस में प्रवाहित होती है। आमूर, लीना और ओब नदियाँ कहाँ प्रवाहित होती अर्थात बहती है, तो रूस में। यह अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात यह उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। आगे है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका नाम है वोल्गा। इसका उद्गम वल्दाई पहाड़ियों से होता है तथा यह कैस्पियन सागर में मिल जाती है। वोल्गा नदी का उद्गम कहाँ से होता? तो वल्दाई पहाड़ियों से, और यह कहाँ गिरता है? तो कैस्पियन सागर में। आगे है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, वहीं यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब है। तो इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब है। इसका उद्गम जर्मनी से होता है, अर्थात डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ है? तो जर्मनी, तथा यह काला सागर में मिल जाता है। डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी और यह कहाँ मिलता? तो काला सागर में। आगे है नीपर नदी। नीपर नदी मॉस्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होकर काला सागर में मिल जाती है। याद रखेंगे कि नीपर नदी कहाँ उद्गमित होती, अर्थात कहाँ से निकलती है? तो मॉस्को के पश्चिमी भाग से, और यह कहाँ जाकर मिलती है? तो काला सागर में। नेक्स्ट है यूराल नदी। यूराल नदी दक्षिण यूराल पर्वत से उद्गमित होकर कैस्पियन सागर में मिलती है। यूराल नदी कहाँ से निकलती? तो दक्षिण यूराल पर्वत से, और यह कहाँ जाकर मिलती है? तो कैस्पियन सागर में। आगे है स्विस आल्प्स। स्विस आल्प्स पर स्थित रेन वाल्डहॉर्न ग्लेशियर से निकलने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी से होते हुए प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में समुद्र में मिल जाती है। राइन नदी कहाँ से निकलती? तो रेन वाल्डहॉर्न ग्लेशियर से, और यह कहाँ मिलती है? तो यह उत्तरी सागर में मिलती है। आगे है जर्मनी का प्रसिद्ध नगर वॉन इसी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? तो राइन नदी पर। जर्मनी का प्रसिद्ध नगर वॉन किस नदी पर स्थित है? तो राइन नदी पर। ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन्हें याद रखेंगे। आगे है सेन नदी। सेन नदी स्विट्जरलैंड के जनेवा से होकर बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है। सेन नदी कहाँ गिरती है? तो लियोन की खाड़ी में। आगे है पो नदी इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। पो नदी कहाँ प्रवाहित होती? तो यह इटली में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। इस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि इटली की गंगा किसे कहा जाता? तो पो नदी को। इटली की गंगा किसे कहा जाता? पो नदी को। आगे है टाइबर नदी AP9 पर्वत अर्थात इटली से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। टाइबर नदी कहाँ से निकलती है? इटली से। किस पर्वत से? तो AP9 पर्वत से, और यह कहाँ जाकर गिरती? तो भूमध्य सागर में। आगे है
रोम नगर इसी नदी पर स्थित है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रोम जो है किस नदी के किनारे बसा है, तो टाइबर नदी के किनारे। रोम किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे। आगे है डॉन नदी। डॉन नदी पश्चिमी रूस के टूला से निकलकर एजोव सागर में गिरती है। डॉन नदी कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी रूस के टूला से, और यह कहाँ गिरती है? एजोव सागर में। अब आगे है एब्रो पश्चिम रूस के टूला से निकलकर एजोव सागर में आगे है एब्रो नदी स्पेन के कैंटेब्रियन पर्वतमाला से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। अब है एब्रो नदी कहाँ से निकलती? तो स्पेन के कैंटेब्रियन पर्वतमाला से, और यह कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में। आगे है टेम्स नदी कोटस बोल्ट से लंदन से होते हुए उत्तरी सागर तक बहती है। टेम्स नदी कहाँ से कहाँ तक बहती? तो कोटस बोल्ट से लंदन होते हुए उत्तरी सागर तक। आगे है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आशा करता हूँ आप लोग जानते होंगे, नील नदी। यह कहाँ प्रवाहित होती? तो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में। नील नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 6,650 किलोमीटर। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। नील नदी कैसी नदी है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। आगे है यह रवांडा, बुरुंडी, DR कांगो, केनिया, इथियोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, युगांडा एवं मिस्र नील नदी के अफवाह बेसिन के भाग हैं, अर्थात इन सभी से होकर नील नदी बहती है। आगे है भूमध्य सागर में समाहित होने से पूर्व इस नदी बेसिन के जल का उपयोग 11 देशों द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे कि नील नदी का उपयोग कितने देश करते हैं? तो 11 देश। और यह कहाँ जाकर मिलती है? तो भूमध्य सागर में मिलती है। इसका उद्गम अर्थात नील नदी का उद्गम श्वेत नील के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। याद रखेंगे कि नील नदी का उद्गम कहाँ से होता? तो अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से। हालांकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिण रवांडा में कीवू झील के निकट न्युंगवे वनों को श्वेत नील नदी का उद्गम माना जा रहा है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथियोपिया की ताना झील से उद्गमित होता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता? तो इथियोपिया को। आगे है श्वेत नील तथा नीली नील नदियों के परस्पर सम्मेलन के फलस्वरूप नील नदी का आविर्भाव होता है। नील नदी का आविर्भाव कब होता? तो श्वेत नील और नीली नील नदियों के परस्पर सम्मेलन के फलस्वरूप। आगे है नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र की अधिकांश आबादी लाभान्वित होती है, अर्थात मिस्र जो है किस नदी के किनारे बसा है? तो यह भी नील नदी के किनारे बसा है। अतः मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। यह भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस नदी को मिस्र का उपहार कहा जाता? तो नील नदी को। आगे है नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है
वह क्षेत्र इस मरुस्थल में मरुद्यान जो कि नखलिस्तान में है के समान है। आगे है नाइजर नदी। नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फोर्टा जलौन पठान से निकलकर गिनी की खाड़ी में गिरती है। तो नाइजर नदी कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फोर्टा जलौन पठान से। और यह कहाँ गिरती? तो गिनी की खाड़ी में। आगे है अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखेंगे कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। आगे है कांगो नदी। कांगो नदी जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, मध्य अफ्रीका में लगभग 4700 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती है। कांगो नदी को और किस नाम से जाना जाता? तो जायरे नदी के नाम से। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई लगभग 4700 किलोमीटर है। आगे है यह विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करती है। कौन? तो कांगो नदी। याद रखेंगे कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है अफ्रीका की लिम्पोपो। वहीं विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित अर्थात काटने वाली नदी कौन सी है? तो कांगो नदी। इसका प्रवाह क्षेत्र अर्थात कांगो नदी का प्रवाह क्षेत्र 40 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। आगे है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर अवस्थित विक्टोरिया जलप्रपात प्रसिद्ध है। यह भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो यह जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला करीबा बांध इसी नदी पर निर्मित है। अर्थात आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन किस बांध के द्वारा होता? तो करीबा बांध के द्वारा। और करीबा बांध किस नदी पर है? तो यह जाम्बेजी नदी पर है। अब आगे है उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियाँ। उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन है? तो आइए इसे देखते हैं। सेंट लॉरेंस, मैकेजी, नेल्सन, हडसन, यूकॉन, फ्रेजर, कोलोराडो, कोलंबिया, मिसिसिपी तथा मिसौरी, ये सभी जो हैं उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां हैं। आगे है हिमानी झील। इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। मिसिसिपी नदी का स्रोत कौन है? तो हिमानी झील इटास्का। आगे है ओहायो, अरकनसास तथा रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो ओहायो, अरकनसास तथा रेड रिवर। मिसिसिपी नदी कहाँ गिरती है? तो मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। आगे है ज्ञातव्य है कि अमेरिका का ग्रेट प्लेन मिसिसिपी और मिसौरी नदियों द्वारा निर्मित होता है। अमेरिका का ग्रेट प्लेन किन नदियों के द्वारा निर्मित होता? तो मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के द्वारा। आगे है मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। आगे है मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 6275 किलोमीटर। आगे है यूकॉन नदी। यूकॉन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में प्रवाहित होती है। अमेरिका के अलास्का प्रांत में
कौन सी नदी प्रवाहित होती? तो यूकोन नदी। आगे है, इसका आधा भाग अर्थात यूकोन नदी का आधा भाग कनाडा में भी प्रवाहित होता है, अर्थात यूकोन नदी अमेरिका में और कनाडा दोनों जगह बहती है। यूकोन नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 3700 किलोमीटर। आगे है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी कनाडा के उत्तर पश्चिमी भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। मैकेंजी नदी का उद्गम कहाँ है? तो कनाडा के उत्तर पश्चिमी भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास। और यह कहाँ गिरती? तो यह आर्कटिक महासागर में गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1738 किलोमीटर है। यह नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। तो याद रखेंगे कि कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी कौन है? तो मैकेंजी नदी। आगे है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। कौन सी नदी जो है महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो सेंट लॉरेंस नदी। यह नदी अर्थात सेंट लॉरेंस नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाता है। कौन सी नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता? तो सेंट लॉरेंस नदी। आगे है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको की सीमा बनाता है। कौन सी नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाता? तो रियो ग्रांडो नदी तथा मैक्सिको की खाड़ी में यह गिरता है, अर्थात रियो ग्रांडो नदी कहाँ गिरता है? तो मैक्सिको की खाड़ी में। आगे है कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। ये रॉकी पर्वत कहाँ है? तो यह यूएसए में है। पिछले वर्ष यह काफ़ी चर्चा में था। कोलंबिया नदी कहाँ से निकलती? तो यह रॉकी पर्वत यूएसए से निकलती है। और यह कहाँ जाकर गिरती है? तो यह प्रशांत महासागर में जाकर गिरती है। आगे है हडसन नदी। हडसन नदी न्यूयॉर्क राज्य के एडिरॉन डेक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। हडसन नदी कहाँ से निकलती है? तो हडसन नदी न्यूयॉर्क राज्य जो कि यूएसए का एक राज्य है कि एडिरॉन डेक पर्वत से निकलती है और कहाँ गिरती है? तो अटलांटिक महासागर में। आगे है दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान का अधिकांश भाग ओरिनोको, अमेजन तथा प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बना हुआ है। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान किससे बना हुआ है? तो ओरिनोको, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से। आगे है अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार के सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन। यह लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा इस नदी में 1600 किलोमीटर की दूरी तक पानी के जहाज जा सकते हैं। इस नदी पर अर्थात अमेजन नदी का अपवाह क्षेत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। आगे है ओरिनोको नदी का 76.3% भाग वेनेजुएला और शेष कोलंबिया में प्रवाहित होता है। ओरिनोको नदी किन देशों में प्रवाहित होता? तो 2 देशों में, वेनेजुएला और कोलंबिया, जिसमें कि 76.3% भाग वेनेजुएला में प्रवाहित होता। शेष जो है कहाँ प्रवाहित होता? तो यह कोलंबिया में। इसकी लंबाई अर्थात ओरिनोको नदी की लंबाई
लगभग 2410 किलोमीटर है। आगे है पराना नदी ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी जो है ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती? तो पराना नदी। फिर से, ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती? तो पराना नदी। यह नदी अर्थात पराना नदी जो है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी कौन है? मर्रे और डार्लिंग। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? मर्रे और डार्लिंग। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मर्रे और डार्लिंग किस महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है? तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। अब आगे है विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियां और उनकी लंबाई इस प्रकार हैं। उनके नाम है, पहला है नील नदी जो कि सबसे लंबी है जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। उसके बाद अमेजन नदी आता है जिसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। तीसरा है यांगटीसी या चेंग जियांग जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर आता है। चौथे नंबर पर है मिसिसिपी मिसौरी जेफरसन जिसकी लंबाई 6275 किलोमीटर है। और पांचवा नदी है यानीशी अंगारा शेलेंग जिसकी लंबाई है 5539 किलोमीटर। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है? तो इसका उत्तर है अमेजन। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक तथा लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका उत्तर है जायरे। कांगो नदी जिसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नदी नील नदी के पश्चात अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो इसका उत्तर है अमेजन। उपयुक्त प्रश्न में दी गई नदियाँ विश्व की 5 सर्वाधिक लंबी नदियों में सम्मिलित है। विश्व की सर्वाधिक लंबी 5 नदियाँ और उनकी लंबाई इस प्रकार है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है अमेजन। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो इसका उत्तर है चाड। रवांडा, बुरुंडी, DR कांगो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा एवं मिस्र नील नदी के अपवाह बेसिन के भाग हैं। चाड इसके अपवाह क्षेत्र का भाग नहीं है अतः विकल्प ए सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है नीली नील अर्थात ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो इसका उत्तर है ताना झील से। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी नील है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। भूमध्य सागर में समाहित होने से पूर्व इस नदी बेसिन के जल का उपयोग 11 देशों द्वारा किया जाता है। इसका उद्गम श्वेत नील नदी के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित महान विक्टोरिया झील से होता है। हालांकि नवीन अनुसंधानों में दक्षिणी रवांडा में कीवू झील के निकट न्यूयंगवे
वनों को श्वेत नील नदी का उद्गम माना जा रहा है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में नीली नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले इथियोपिया का ताना झील से उद्गमित होती है। आगे है श्वेत नील तथा नीली नील नदियों के परस्पर सम्मेलन से नील नदी का आविर्भाव होता है। अब अगला प्रश्न है, कथन ए मिस्र नील नदी का उपहार है। कारण आर है वो सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। नीचे दी गए कोड से सही उत्तर चुने। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। अब अगला प्रश्न है, नील नदी की उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र की अधिकांश आबादी लाभान्वित होती है, अतः मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील नदी जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है वह क्षेत्र इस मरुस्थल में मरुउद्यान अर्थात नखलिस्तान के समान है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में दर्शाई गई नदी कौन सी है? तो इसका उत्तर है डी, शालवीन। उपर्युक्त मानचित्र म्यांमार से संबंधित है, जिसके पूर्वी भाग पर उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होने वाली शालवीन नदी दर्शाई गई है। शालवीन नदी तिब्बत से निकलकर 2815 किलोमीटर की दूरी तय करके अंडमान सागर में समुद्र से मिल जाती है। अब अगला प्रश्न है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर है शालवीन। आमूर, लीना और ओब नदियां अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि शालवीन नदी अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। अब अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी? तो यांग टीसी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांग टीसी नदी है, जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, ए, बी, सी और डी के रूप में चिन्हित अपवाह द्रोणियों के नीचे सूची में दिए गए नामों के साथ सुमेलित कीजिए और अपवाह द्रोणियों के नामों के नीचे दी गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अपवाह द्रोणियों के नाम है, इसमें आपको बतलाना है कि कौन सा सुमेल सही है। तो इसका सही उत्तर है डी। उपर्युक्त प्रश्न में चिन्हित अपवाह द्रोणियों का सही क्रम इस प्रकार है। ए, पराना नदी जो कि दक्षिण अमेरिका में है। बी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो कि एशिया में है। सी, जाम्बेजी नदी जो कि अफ्रीका में है। और डी, सिंधु नदी जो कि एशिया में है को इंगित करता है। अब अगला प्रश्न है, दिए गए मानचित्र में अंकित ए, बी, सी और डी नदियों को सूची में दिए नामों से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दी गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको चुनकर बतलाना है कि ए, बी, सी, डी नदियां किन किन से सुमेलित है। तो इसका सही कोड है बी। उपयुक्त मानचित्र में ए, बी, सी और डी से अंकित नदियां इस प्रकार हैं। ए जो है यूकॉन नदी को इंगित करता है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में प्रवाहित होती है। वहीं बी जो है मैकेंजी नदी को इंगित करता है। यह कनाडा के उत्तर पश्चिमी भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास से उद्गमित होकर उत्तर की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। अब अगला प्रश्न है, सेंट लॉरेंस नदी
सी जो है सेंट लॉरेंस नदी को इंगित करता है। यह नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और डी जो है ओरिनोको नदी को इंगित करता है। इसकी लगभग 76.6% भाग वेनेजुएला और शेष कोलंबिया में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई 2410 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, सर और आमू नदियाँ गिरती है, तो इसका उत्तर है अरल सागर में। सर दरिया और आमू दरिया मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकलकर अरल सागर में गिरती है। अब अगला प्रश्न है, काला सागर में गिरने वाली नदी द्रव्य है, तो इसका उत्तर है नीपर डेन्यूब। नीपर नदी यह मॉस्को के पश्चिमी भाग से उद्गमित होकर काला सागर में मिल जाती है। आगे है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जर्मनी से होता है और यह काला सागर में मिल जाती है। अब अगला प्रश्न है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो इसका उत्तर है कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। अब अगला प्रश्न है आपको मिलान करने वाला, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो इसका सही कूट है ए। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है, तो इसका उत्तर है राइन नदी। स्विस अल्प्स पर्वत पर स्थित रेन वाल्डहॉर्न ग्लेशियर से निकलने वाली राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हुई उत्तरी सागर में समुद्र में मिल जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर है नाइजर। नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फूटा जलान पठार से निकलकर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। यह एशिया से संबंधित न होकर अफ्रीका से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका उत्तर है लिम्पोपो। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब अगला प्रश्न है, वह देश जो अरिय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह है, तो इसका उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका का दक्षिण मध्यवर्ती भाग सबसे ऊंचा भूभाग है जो समुद्र तल से 1500 मीटर से अधिक ऊंचा है। यहाँ की नदियाँ साधारणतया छोटी है जो उच्च भूभाग से बाहर की ओर अरिय रूप से बहती है। अब अगला प्रश्न है, महावेली गंगा एक नदी है, तो इसका उत्तर है श्रीलंका की। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो कि 335 किलोमीटर लंबी है, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर केडीआर की खाड़ी अर्थात बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर है रोन नदी स्पेन में नहीं बहती है। रोन नदी स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर बहती हुई भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है। नीपर यूक्रेन, पो इटली तथा राइन जर्मनी से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब अगला प्रश्न है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती, तो इसका उत्तर है मलेशिया में। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। मलेशिया में यह नदी प्रवाहित नहीं होती है। अब अगला प्रश्न है, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है, तो इसका उत्तर है मिसिसिपी का। हिमानी झील इटास्का मिसिसिपी नदी का स्रोत है। ओहायो
अरकनसास तथा रेड रिवर मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। मिसिसिपी नदी मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।